दुनिया में कुछ चीजों का सामना कभी नहीं किया जा सकता, एक जापान और दूसरा टाइम। टाइम का सामना कभी नहीं किया जा सकता। जापान का हो सकता है कि कोई देश उसके बराबर तक पहुंच सके या उससे ऊपर पहुंच सके। बोला जाता है आज दुनिया 2024 में जीती है, पर जापान 2050 तक में जीता है। जो अपनी टॉप पर होता है वो कभी न कभी अपने बॉटम पर जरूर आता है, और जापान के साथ 1990-91 में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने जापान को टॉप से बॉटम पर गिरा दिया। 1980 के दशक में ये बोला जा रहा था कि जापान सबसे पावरफुल देश बनेगा। आज जैसे चाइना इंटरनेशनल मार्केट को डोमिनेंस करता है, वैसे एक समय था जब जापान को ये बोला जाता था कि जापान इंटरनेशनल मार्केट को डोमिनेंस करेगा। पर वो था क्या जिसकी वजह से जापान का डाउनफॉल आया? 1945 में जिस देश पर 2 न्यूक्लियर बॉम्ब गिरे हो, आज वो देश 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। कैसे? बॉम्ब गिरने के बाद जहां के लोग सही से जन्म नहीं ले पाते थे, अगर जन्म ले तो उनके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम होती थी। पैर से विकलांग होता था, कोई हाथ से विकलांग होता था, किसी का शरीर नहीं होता था। अगर हो भी किसी तरह हर चीज बॉडी की हो तो वो ऐसे लोग वहां पर जन्म ले रहे थे। पर उन मुश्किलों से निकलकर एक देश 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना लेता है। आज उसकी टेक्नोलॉजी का सामना किसी भी देश के सामने नहीं। ऐसा देश जो अगर अपनी खुद की मिलिट्री बनाने पर आ जाए तो दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग मिलिट्री यूएस की मिलिट्री तक को डिफीट कर सकता है। उसके पास इतनी टेक्नोलॉजी है, अगर वो डिफेंस सेक्टर में आ जाए तो सारी दुनिया डिफेंस उसी से खरीदेंगी। हम लोग स्टार्टिंग से स्टोरी को शुरू नहीं करेंगे, जापान कैसे पहले था, 45 से पहले कैसे था, हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि 45 से लेकर आज तक वो कौन से पैरामीटर थे जिसका यूज करके जापान इतना पावरफुल बन गया। आखिरकार न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा इतना खतरनाक वेपन जिसके रेडिएशन आज भी जापान में देखे जाते हैं, हिरोशिमा और नागासाकी में। जापान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब इसलिए गिराया गया क्योंकि जापान ने उस समय पर यूएस के मिलिट्री बेस पर हमला किया था। उस समय जैसे अंग्रेज पूरी दुनिया को अपनी कॉलोनी बनाना चाहते थे, उस पर राज करना चाहते थे, उसी समय पर एक देश और इमर्ज रहा था जो ये चाहता था कि वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करे, पूरी दुनिया पर उसका राज हो। वो था जापान। जापान पूरी दुनिया पर डोमिनेंस करना चाहता था। कुछ देशों पर उसने अपना डोमिनेंस किया भी था, और तभी वो आवेश में आके, जोश में आके अमेरिका पर हमला कर देता है, जिसका खामियाजा उसे न्यूक्लियर बॉम्ब के रूप में मिलता है। 45 से लेकर 50 तक जापान के कंडीशन बहुत ही ज्यादा गंदे थे। जापान के लोग खुद जापान पर भरोसा नहीं कर रहे थे कि हम लोग अब कुछ कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो वहां जो बड़े बड़ी पोस्टों पर लीडर थे, पीएम थे, प्रेसिडेंट थे, उन्होंने सोचा जब हमारे देश को लोग ही हम पर भरोसा नहीं कर रहे हैं तो फौरन बाहर के देश के लोग हमारे ऊपर भरोसा कैसे करेंगे। तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा जिसकी वजह से हम हमारे ही लोगों का दिल जीत सके, दुनिया हम पर भरोसा कर सके। तब दुनिया की सबसे बड़ी गोल सेटिंग हुई, जिसके बारे में आज भी काफी लोग अपने सेमिनार में, अपने वीडियोस में बात करते हैं कि अगर दुनिया में सबसे ज्यादा गोल सेटिंग कहीं हुई है तो वो है जापान। दुनिया की सबसे बड़ी गोल सेटिंग हुई थी जापान में। जापान ने बोला वी बिकम द नंबर 1 इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इन जस्ट 20 ईयर। 10 साल में हम स्टील में नंबर 1 बनेंगे और 10 साल में हम टेक्सटाइल में नंबर 1 बनेंगे। और जैसे ही 1960 आया वो एक चीज में नंबर 1 पर बन चुके थे, और जैसे ही 70 आया वो दोनों चीजों में नंबर 1 पर पोजीशन पे थे। पर कैसे? गोल सेटिंग तो मैक्सिमम लोग करते हैं, देश करते हैं, पर जापान में ऐसा क्या था, जापान ने ऐसा क्या किया जो सिर्फ 20 सालों में इतना डेवलप हो गया, और 10 सालों में ये बोला जाने लगा कि दुनिया में अब जापान का कोई मुकाबला नहीं, जापान ही दुनिया की मार्केट को कंट्रोल करेगा। सिर्फ 30 से 40 सालों बाद जापान ऐसा क्या किया जो इतना पावरफुल बन गया? इसका जवाब है उसकी मिलिट्री। अमेरिका ने 45 में जापान के ऊपर बॉम्ब गिराया, पूरा जापान नस्तोनाबूद हो गया। तब जापान और अमेरिका के बीच एक ट्रीटी साइन हुई जिसमें यह था कि जापान अपनी खुद की आर्मी नहीं बनाएगा। अगर कोई देश उस पर हमला करता है तो वो हमला अमेरिका पर माना जाएगा, उसका जवाब अमेरिका देगा। अमेरिका ने ऐसा क्यों किया, इस चीज को जरा ध्यान से समझिए। उस समय जापान की आर्मी का कोई जवाब नहीं था। इतनी पावरफुल आर्मी, इतनी स्ट्रॉन्ग आर्मी बस चुनिंदा देशों के पास ही थी। एंड आई थिंक यू नो अबाउट दैट द हाउ मच अमेरिका इज दोगला। अमेरिका ने बोला अगर इनको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, अगर ये अपनी मिलिट्री को और स्ट्रॉन्ग करते, अपनी मिलिट्री पर काम करेंगे तो ये दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग मिलिट्री बना लेंगे। तो चलो एक ट्रीटी साइन कर लेते हैं, जापान को मिलिट्री लेस बना देते हैं। अगर ये अपनी मिलिट्री पर काम ही नहीं करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ही हमारे ऊपर ही निर्भर रहेंगे। इसीलिए वो ट्रीटी साइन हुई। नाउ बैक टू हाउ जापान बिकम सो रिच, सो पावरफुल। अमेरिका के साथ ट्रीटी साइन हो चुकी थी, अब ट्रीटी साइन हो चुकी थी, अब जापान को अपनी मिलिट्री पर कोई काम करना ही नहीं था। इसीलिए जो जापान की मिलिट्री थी वो शिफ्ट हो गई इंडस्ट्रीज में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चले गए। एंड यू नो अबाउट दैट द हाउ अ मिलिट्री पर्सन इज हार्ड वर्किंग। एक मिलिट्री
मिलिट्री पर्सन कितना हार्ड वर्किंग होता है, कितना मेहनती होता है, ये चीज आपको बिल्कुल बारीकी से पता है। कोई भी काम हो वो हर काम मिलिट्री कर सकती है। आज जापान में 16-16, 17-17 घंटे का काम करने का कल्चर है। वो क्यों है? क्योंकि तब जापान में मिलिट्री वर्क कर रही थी, आर्मी पर्सन वर्क कर रहे थे, वो लोग जिनके खून में इतनी गर्मी थी जो कुछ भी कर सकते थे। दैट ओनली वन रीजन दैट जापान इज डेवलपिंग मोर फास्टली। हर चीज परफेक्ट चल रही थी, जापान बहुत तेजी से ग्रो हो रहा था। फिर ऐसा क्या हुआ कि जापान ग्रो होना बिल्कुल बंद ही हो गया? ऐसा क्या हो गया कि जापान की बढ़ती ग्रोथ पर ब्रेक लग गया? तो जापान में जो ग्रेजुएट पर्सन होते हैं उनके लिए एक एग्जाम होता है, जिस एग्जाम में आपको कंपनियां हायर करती हैं। पर शर्त ये है, अगर आप इस एग्जाम को क्रैक कर लिए तो आपको कंपनी में जॉब मिलेगी, पर आपको कंपनी स्विच करने का मौका नहीं मिलेगा। मतलब आप कंपनी को स्विच नहीं कर पाएंगे। इसका एक बेनिफिट मिलता है कि आपकी जॉब परमानेंट हो जाती है, सिक्योर हो जाती है। पर डार्क साइड ये है कि आपका बॉस जो बोलेगा आपको वो करना पड़ेगा। मतलब सीन ऐसा था कि आप ग्रेजुएट हुई है और आपकी नौकरी बाहर खड़ी है। पर जो लोग इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाते थे उनको कोई भी कंपनी जॉब नहीं देती थी। उनको अपना पूरा जीवन छोटे मोटे काम करके ही अपना जीवन को व्यतीत करना पड़ता था। पर 1991 में ये हायरिंग बंद हो जाती है। वजह से ग्रेजुएट पर्सन और अनपढ़ पर्सन दोनों इक्वल हो चुके थे। ना ग्रेजुएट के पास नौकरी थी और अनपढ़ के पास तो वैसे भी नहीं थी। ये जॉब हायरिंग दोबारा खुली 2003-04 के पास, और बीच में 12-13 साल जो हायरिंग बंद होती है, इसमें जो ग्रेजुएट पर्सन थे उनकी एज अब 35-36 के पास पहुंच चुकी थी। वहां पर एक चीज और है, जो कंपनियां हैं वो हमेशा फ्रेश स्टूडेंट को ही जॉब देती हैं। इसीलिए जो ये बीच का टाइम था जिसमें हायरिंग बंद थी, इसकी जो जनरेशन थी इनकी एज काफी ज्यादा हो चुकी थी। इसमें से काफी लोग हैं जो अपने पेरेंट्स के पैसों पर जीवित हैं। कुछ लोगों ने आत्महत्या कर ली, कुछ लोगों ने खुद को आइसोलेट कर लिया। और जॉब न होने की वजह से लोगों के पास पैसे भी नहीं है, और पैसे नहीं है तो लोगों ने शादी नहीं की, शादी नहीं की तो बच्चे नहीं है। इसीलिए जो ये 12-13 साल के बीच का टाइम पीरियड था, इन लोगों को जो बच्चे को पैदा करना था वो इस दुनिया में आए ही नहीं। इसीलिए जो जापान की मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो अंडर एज जाने वाली है, जहाँ रही है, जिसके मेंटेनेंस पर वहाँ की गवर्नमेंट को काफी खर्चा करना पड़ता है। तो वहाँ की गवर्नमेंट ये सोच रही है कि वो कैसे जो लोग जॉबलेस हैं, मनीलेस हैं, उनको कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे उनको प्रोत्साहित करें, कैसे उनको एक बेटर वे में ले जा सके। क्योंकि वहाँ की जो लोग हैं उनकी एज काफी ज्यादा है। वहाँ के लोग 85, 90, 95 तक इजिली जी जाते हैं। यही रीजन है जापान की डाउनफॉल का। और वीडियो के मिड में हमने बात कर लिया था कि जापान के अप होने का रीजन क्या था। कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से जापान के लोग इतना सर्वाइव कर पाते हैं, वो इतना हार्ड वर्किंग है। उन मुद्दों पर बात कर लेते हैं। हमारे यहाँ एयर पोल्यूशन इतना है जिसकी वजह से हर एक इंडियन की एज एवरेज 5 साल कम हो गई है पिछले कुछ सालों में। IQ एयर की एक रिपोर्ट आई जिसमें 50 जगहों में से 42 हमारे हैं, इंडिया के सिटी हैं। हमारे यहाँ एयर पोल्यूशन इस लेवल पर है। जापान की जो नदियां हैं वो इतनी क्लीन है। वहाँ की नालियों में आप इजिली देख सकते हैं कि वहाँ क्या पड़ा है। अगर आपकी एक रिंग वहाँ की नाली में खो जाती है तो आपको वो इजिली दिख जाएगी। वहाँ के लोग अपने पर्यावरण को लेकर, अपने प्रकृति को लेकर, अपने एनवायरनमेंट को लेकर कॉन्शियस हैं, उसके बारे में वो सोचते हैं। उनका खान पान हर चीज एकदम बेटर है। ये एक रीजन है उनकी एज इतनी होने का। वो इसी वजह से इतना जी पाते हैं, इतनी एज उनकी है। और वहाँ के लोग इतना हार्ड वर्किंग है, इसके पीछे का रीजन हमने आपको बताया। वहाँ की मिलिट्री ने शुरुआत की वहाँ के कॉर्पोरेट वर्ल्ड को। वहाँ के जो बिजनेसमैन थे वो एक मिलिट्री पर्सन थे, जो वर्कर थे वो मिलिट्री पर्सन थे। और तभी से ये इनके लिए काम नहीं बल्कि एक कल्चर बन गया। वहाँ के लोगों के ऊपर काम का इतना बर्डन होता है जिसकी वजह से लोग अपने जीवन को सही से एंजॉय नहीं कर पाते। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए वहाँ की गवर्नमेंट एक रूल लेकर आई। इसमें यह था कि लोगों को वीक में एक दिन हाफ डे दिया जाएगा, उनसे पूरा दिन काम नहीं करवाया जाएगा। का रिजल्ट ये निकला कि जिस दिन लोगों को हाफ डे दिया जाना था उसी के एक दिन पहले वो लोगों से काफी ज्यादा मात्रा में काम करवा लेते थे, ज्यादा घंटे काम करवाते थे। थी जापान की केस स्टडी। आई होप आपको समझ में आई हो। और क्या आप इस चीज का जवाब दे सकते हो कि पाकिस्तान इतना गरीब क्यों बना? किन फैक्टर की वजह से पाकिस्तान इतना गरीब है? आखिर कौन इसके पीछे जिम्मेदार है? जय हिंद, थैंक यू।